हेलो, नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर अपन सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी एनसीईआरटी नोट्स रामबाण सीरीज के अंदर कक्षा 12th हिस्ट्री बुक पार्ट 2 अर्थात भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के 9वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। इससे पहले अपन ने आपके इतिहास की, भारतीय इतिहास की कुछ विषय भाग 1 की जो किताब है उसके बारे में पूरी कंप्लीट बात कर ली है। उसके कंप्लीट एमसीक्यू और कंप्लीट नोट्स जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। पीडीएफ की लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में रही बात इस भारतीय इतिहास के विषय के भाग 2 के जो चैप्टर है उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से। उसकी भी आपकी लिंक जो है इस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के क्लास 12th हिस्ट्री बुक पार्ट 2 नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर वहां से नहीं देख सकते तो कमेंट सेक्शन के अंदर और अबाउट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आवाज वगैरह बिल्कुल सही तरीके से आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और मैं क्लास को कर लेता हूं शुरू। ओके। चैप्टर संख्या 9 है। चलो बिल्कुल अच्छे से आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार लगभग 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी की जो जानकारियां हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैंने सारे वो तथ्य इसमें शामिल किए हैं जिनके द्वारा, या जिन वो तथ्य जो अपने एग्जाम में आने चाहिए या एग्जाम में आते हैं। हालांकि आपके यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बुक का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। बुक को डाउनलोड कर लेना। बुक डाउनलोड करके आप पढ़ोगे और वापस नोट्स को देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें सेम टू सेम मिलेगी। तो चलो एक एक करके बात करते हैं शुरू, ठीक है। ये जो आप नोट्स देख रहे हो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहां से आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि मुगल शासक और उनका साम्राज्य, और उनमें सबसे पहला बिंदु आता है कि मुगल कौन थे। कौन सा बिंदु आता है कि ये जो मुगल थे वो थे कौन। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंश थे। इस लाइन का मतलब ये है कि मुगल जो लोग थे वो दो वंश थे, उनके वंश थे, ना कि एक वंश की। अब जैसे आपके पिताजी, आपके पिताजी के वंश की संतान हो, लेकिन मुगल जो थे दो वंश के संतान थे। माता की ओर से बात करें तो वे चीन और मध्य एशिया के शासक मंगोल, जो मंगोल शासक है चंगेज खान की औलाद है। और चंगेज खान की जो मृत्यु है वो होती है 1227 ईस्वी में। और पिता की ओर से बात करें तो ईरान का जो शासक है, जिसे वर्तमान नाम तुर्की है, का शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, उसके वंश से। सबसे पहला टॉपिक आराम से क्लियर करेंगे। क्या चीज है कि मुगल थे कौन। मुगल कौन भाई, कौन है मुगल? मैं नहीं तो कौन बे। अब ये मुगल है कौन? तो मुगल दो शाखाओं से बने, एक और दो। पहली शाखा जो है वो तो है माता की, दूसरी शाखा जो है वो है पिता की, ठीक है। अब अगर माता जी की तरफ से बात करें तो माता जी की तरफ से मुगल जो थे वो आपके थे, माता जी की तरफ से बात करें तो मुगल थे जो वे थे आपके चीन, यानी मध्य एशिया की बात कर लेता हूं। मध्य एशिया, चीन मध्य एशिया में ही पड़ता है। मध्य एशिया का शासक था कौन? मंगोल शासक। कैसा शासक था? मंगोल शासक था। और मंगोल शासक का नाम क्या है? उस मंगोल शासक का नाम है आपके चंगेज खान। क्या नाम है? चंगेज खान। अब पिता की तरफ से बात करें तो पिता की तरफ से आपके आ जाएंगे कौन? पिता की तरफ से आएंगे ईरान या तुर्की। अब इसका नाम ईरान भी है और तुर्की भी है। पहले ईरान था, वर्तमान में इसको तुर्की भी कहते हैं। तुर्की का शासक कौन है? तैमूर। कौन सा मूर? तैमूर। तैमूर। और इन दोनों के कॉम्बो है, इन दोनों के कॉम्बो कौन है? मुगल। ये बात ध्यान रखनी है कि भाई मोमाल कई जगह है, एशिया में। तो
ये पूरी मुगलों के संबंध में बात थी कि माता की तरफ से तो मध्य एशिया चीन के मंगोल शासक चंगेज खान की औलाद मानते हैं, और पिता की तरफ से बात करें तो ईरान तुर्की तैमूर की औलाद मानते हैं। परंतु उसके बाद में आगे देखो एक एक चीज बड़ी आराम से। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कभी कहलवाना पसंद ही नहीं करते थे, यानी ये अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद ही नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। इस बात को आपकी समझना है। अपन आगे देखेंगे कि ये जो भारत के अंदर बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की, उसका पहले क्या होता था कि मध्य चीन के अंदर इसका एक क्षेत्र था, फरगना था, वहां से क्या किया, उज़्बेकों ने इसको भगा दिया। जैसे ही बाबर वहां फरगने के ऊपर उसको उत्तराधिकार मिला, तो ये जो उज़्बेक थे, इन उज़्बेकों ने बाबर को कहा तू यहां से भाग जा वरना तेरी खैर नहीं है। तो बाबर को बड़ी नफरत हो गई इनसे, चंगेज खान वाले मामले में। तो ये चंगेज खां की औलाद कहने में, मतलब चंगेज खां के मंगोल जो शब्द था, ये अपने पीछे लगाने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पे बड़ा गर्व महसूस करते थे। अब कई बार अपन भी ननियाल जाते हैं, कोई मामला गड़बड़ हो जाता है तो फिर इतना ज्यादा रहता नहीं है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी वही बात होती है कि यहाँ पे जो मुगल शासक है इसके बराबर कोई सेटिंग बैठी नहीं वहां पे। तो इसका जो मामला था वो थोड़ा गड़बड़ा गया। मामला कैसे गड़बड़ा गया? मामला इस तरीके से गड़बड़ा गया कि उज़्बेकों ने इसको वहां से भगा दिया। क्या किया? उज़्बेकों ने इसको वहां से भगा दिया। अब उज़्बेकों ने भगाया तो भाई साहब थोड़ी इसकी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? कि भाई साहब उसको वहां से नफरत हो गई, और ये वहां जो उसके पीछे जो मंगोल शब्द लगाना चाहता था, वो मंगोल इसको लगाना पसंद नहीं था। अब आगे बात करें चंगेज खान की तरफ से, तो चंगेज खान की तरफ से ये अपने आप को चंगेज का वंशज होने पे काफी बढ़िया महसूस करता था, और इसके पीछे रीजन ये है कि चंगेज खान ने 1398 ईस्वी के अंदर दिल्ली पर कब्जा किया था। कौन सी ईस्वी में? 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। इसलिए जो मुगल है वो अपने आप को मंगोल वंशज कहने पे इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन तैमूर का वंशज मानने पर काफी इंटरेस्ट महसूस करते हैं, यानी उनको गर्व महसूस होता है। तो यहां मैं अगर लिखना चाहूं तो दो चीज लिख लेता हूं कि मुगल मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि उनकी जो मां थी वो मंगोलों से संबंधित थी। मंगोल कहलवाना पसंद नहीं। अब आप भी सोच लो, कभी ननियाल गए और ननियाल में कभी किसी ने कोई शानदार वाले झापड़ जड़ दिए हो आपके, तो आपका भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि भाई साहब नहीं, वहां मामला थोड़ा अपना ठीक नहीं है। तो चंगेज खान के भी वही मामला था, क्योंकि उसको फरगने से भगा दिया था। अब उसके बाद में ये मुगल जो थे तैमूर के वंश को अपना शानदार यूं मतलब गर्व महसूस करते थे। तैमूर के वंशज पर गर्व। कारण क्या है गर्व का कारण यह है कि 1398, क्या कारण है? 1398 के अंदर क्या किया गया? 1398 के अंदर जो आपके ये जो शासक है तैमूर, 1398 तैमूर ने अपने किया था दिल्ली पे आक्रमण और दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था। तैमूर ने किया था दिल्ली पर कब्जा। तो प्यारे साथियों, अभी तक कोई ज्यादा चीज अपन ने देखी नहीं है, दो ही टॉपिक देखे हैं कि मुगल कौन थे। मुगल दो महान वंशजों के शासक थे। चीन के अंदर बात करें तो माताजी का संबंध था, यानी माताजी जो थी चीन के मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी मानते हैं, और पिता की ओर से बात करें ईरान, जिसको वर्तमान में तुर्की कहते हैं, यानी शासक तैमूर की संतान मानते हैं। लेकिन मुगलों ने कभी अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं किया। इसके पीछे एक रीजन ये है कि चंगेज खान से कुछ स्मृतियां जो है वो मुगल के जो प्रतियोगी उज़्बेक है उनसे जुड़ी हुई है। अब उज़्बेकों का और मुगलों का क्या लेना देना है? क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना आपका बाबर करता है, और बाबर को उज़्बेकों ने फरगना से भगा दिया था, तो उसकी पुरानी दुश्मनी थी। दूसरी तरफ बात करें, मुगल जो है वो तैमूर के वंशज कहलाने पर बड़ा गर्व करते थे, और इसके पीछे रीजन ये है कि मुगल जो आपका ये तैमूर है, इसने 1398 के अंदर दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए वो काफी गर्व महसूस करते हैं। आगे बात करें, मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बना के किया, यानी मुगलों के जितने भी वंशावलियां होती थी उनका प्रदर्शन उन लोगों ने चित्र बनवा कर किया।
और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया। कहने का मतलब यह है कि जितने भी भारत में मुगल शासक हुए हैं उन सब ने मिल करके तैमूर के साथ में फोटो खिंचवाया, मतलब सेल्फी ली। सीधा सीधा संबंध ये है कि जाकर के कहा भाई साहब वन सेल्फी प्लीज, वो गणाया ना, तू खींच मेरा फोटो। उस तरीके से मुगल शासकों ने तैमूर के साथ में अपना चित्र बनवाया, क्योंकि वो तैमूर को अपना आदर्श मानते थे। क्यों? क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। पहला मुगल शासक बाबर मातृ पक्ष से चंगेज खां से संबंधित था, तो ये चीज अपन ने देखी है। अब भारत में मुगलों का पहला शासक कौन था? बाबर था। अभी आगे देखेंगे। मुगल शासक बाबर मातृपक्ष की तरफ से तो चंगेज खां से संबंधित था, लेकिन वो तुर्की भाषा बोलता था। अब आपको पता है तुर्की किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ईरान में शासक कौन है? तैमूर। तो पिता की तरफ से कहां से संबंधित हो गया? तुर्की से, यानी तैमूर से। और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। और उसने मंगोलों का उपहास किया। मंगोलों का उपहास किया मतलब मंगोलों के बताए हुए रास्तों, मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। अब मंगोल जो थे इनको उन्हें उपहास करते हुए बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। बर्बर गिरोह का मतलब होता है, बर्बर का मतलब होता है अत्याचारी। अगर मैं बात करूं, ये जो बर्बर शब्द है, बर्बर का मतलब होता है क्रूर या अत्याचारी, और गिरोह का मतलब होता है एक संगठन। तो मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें, यानी किन्हें? मंगोलों को बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित करने वाला शासक कौन है? तो बाबर। आगे बात करें, 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। अब इस बात को समझना है आपको। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब मैं आपको वापस पढ़ के सुनाता हूं कि ये लाइन क्या कह रही है कि 16वीं सदी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अपने भारत में आपके ये जो आए थे, कौन? 16वीं शताब्दी के आसपास जो लोग आए थे, कौन से लोग आए थे? 16वीं शताब्दी के आसपास आए थे आपके यूरोपीय यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आए थे। अब इन लोगों ने क्या किया, अपने भारत में जो ये मुगलों की और जो शाखा यहाँ पे शासन कर रही थी, इस शाखा का वर्णन करने के लिए जो उस समय जो सत्ता अपने दिल्ली में स्थापित थी, उन लोगों के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना है, भारत में मुगल शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? यूरोपीय करते हैं। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। यहां तक कि रेडयार्ड कपलिंग की जंगली बुक, यानी ये जो आपका जंगल बुक आती है, उस जंगल बुक में जो मोगली है, वो मोगली नाम भी इस मंगोल शब्द से व्यू उत्पन्न है। ठीक है ना? और आपकी ये जो जंगल बुक है, इसका लेखक कौन है? रडयार्ड किपलिंग। कौन है? रडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है, उसके युवा नायक मोगली का संबंध भी आपके इन मंगोलों से है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी ये जो मुगल साम्राज्य है, इस मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इसकी कहानी शुरू होती है। मध्य एशियाई स्वदेश फरगना के प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया। क्या किया? उज़्बेकों ने इसको भगा दिया। कहां से? मध्य एशिया। अब इस बात को मेरी भाषा में समझो। हुआ यह था कि बाबर जो है, इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, अरे मौर्य साम्राज्य नहीं, आपके मुगल साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य तो आपका अशोक से संबंधित हो गया। ठीक है ना? माइंड में अशोक आ रहा क्योंकि आज डे में मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। इससे पहले क्या हुआ कि मध्य एशिया में इसको स्वदेश फरगना दिया गया था, लेकिन उज़्बेक जो थे उन्होंने उसके ऊपर कब्जा करके इसको वहां से भगा दिया। नसीरुद्दीन हुमायूं शेरशाह सुर से पराजित होकर ईरान से सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने पर बाध्य हुआ। अब इसको यहां से निकला तो ये नसीरुद्दीन हुमायूं से लड़ाई करी, फिर शेरशाह सूरी से हार गया, और उसके बाद में ईरान के सफावी शासक के दरबार में गया, और वहां से ये फिर भारत में आता है। उसके बाद में चीन के अंदर एक और चंगताई तुर्क करके है समूह है, जो स्वयं को चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र के वंशज मानते हैं, और चंगताई तुर्क मध्य एशिया के मुगल शासक है। ठीक है ना? ये मध्य एशिया के मुगल शासक हैं। आगे बात करें, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। अब ये जो बाबर वाला मैटर है वो 1526 से लेकर के 1530 तक किस तरीके से बात करता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। प्रथम शासक बाबर
1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करता है। उस समय इसकी उम्र केवल और केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों से भटकने के बाद में 1504 में इसने काबुल के ऊपर कब्जा किया। फिर उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा करके इसने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। चीजों को वापस समझे, थोड़ा सा अपन समझेंगे बाबर को। उससे पहले जानकारी सारी चीजें अपने को समझ में आ गई। अब अपने को देखना है बाबर को। पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर है। अब ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है, ये फरगना मिलता है इसको, मध्य एशिया के अंदर एक क्षेत्र मिलता है, उसका नाम है फरगना। उत्तराधिकार में इसको फरगना मिला। लेकिन इस फरगने के ऊपर क्या किया गया, उज़्बेकों ने अधिकार कर लिया। यानी जो उज़्बेक थे, उज़्बेकों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया इसके ऊपर। और ये बाबर जो था, ये यहां से हट गया और हटने के बाद में चला गया ईरान। ईरान में किसके पास गया, सफावी शासक। ईरान में उस समय जो थे उसका नाम है सफावी शासक के पास चला गया। उस दिन वहां पे बढ़िया यूं गम भुला दूं वाले गाने वाने सुने। फिर वहां से इसने वापस मूड बनाया कि भाई साहब कुछ करना होगा। वो बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग वॉन्ग लगा के और बंदा वहां से निकला। कब निकला, ये निकला आपके 1504 में। अब ये जो इसको उत्तराधिकार में फरगना प्राप्त हुआ था, ये इसकी डेट अगर आपको याद रखनी है तो ये डेट याद रखनी है आपको 1494 में। 1494 में इसको फरगना प्राप्त हुआ, लेकिन उज़्बेकों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये आ गया ईरान। ईरान में आपके सफावी शासक के पास में आ गया। उसके बाद में 1504 में बंदा मूड बना के फुल निकला और इसने 1504 के अंदर आपके काबुल के ऊपर कब्जा किया। काबुल पर अधिकार, बिल्कुल शानदार तरीके से इसने काबुल के ऊपर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार करने के बाद में इसने मूड बनाया कि भाई साहब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। और 1526 के अंदर इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण। और इस समय जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो यहां का शासक था आपके सुल्तान इब्राहिम लोदी। और इसने आक्रमण किया तो एक युद्ध भी लड़ा, और उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध, अपन ऐसी सिंपल बात करेंगे, पानीपत का युद्ध कब होता है, 1526। 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध किया। तो इधर आपकी आएगी दिल्ली। दिल्ली में कौन है, दिल्ली में आपका है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और इधर काबुल से आएगा। काबुल से कौन आ रहा है, आपका शेर आ रहा है बाबर। हेलो साहब, दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। इधर से तलवारें चली गपागप, इधर से भाई साहब खून बुआ गपागप। इस तरीके से यहां बहुत मामला हुआ भयंकर। और मामला भयंकर हुआ, और ये मामला आपके भयंकर होता है 1526 के अंदर। और 1526 में ये मामला बहुत ज्यादा भयंकर हो गया और आपका इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया और बाबर जीत गया। तो जीत गया तो मिठाई बांटी, बिल्कुल मिठाई बांटी। और बाबर ने क्या किया, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जीत गया तो सीधी सी बात है, आगरा प्लस दिल्ली पर कब्जा किसने किया, बाबर ने किया। कब्जा किया सो किया, भारत में मुगल साम्राज्य की बंदे ने नींव डाल दी। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, बाबर करता है। किस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है। चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल अच्छे से अपने सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहली शर्त यह है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आप बहुत सारे साथी वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करोगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना, पढ़ाने में भी मजा आएगा, हमें भी लगेगा कि हमारी फैमिली काफी बड़ी है।
आगे बाबर के युद्ध, हालांकि एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये चीजें नहीं दी हुई है युद्ध वाली, तो मैंने थोड़ी एडिशनल जानकारी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, तो थोड़ी देख लेते हैं। 1526 का आपके पानीपत का युद्ध है, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी के साथ में होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर की जीत होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद में ये खानवा का युद्ध लड़ता है 1527 में, और ये युद्ध राणा सांगा यानी राजपूत शासकों का नेतृत्व करता है और बाबर के बीच होता है। हालांकि राणा सांगा ने बहुत ही बहादुर से बाबर का सामना किया था, लेकिन बाबर ने यहाँ पे गोले और बारूद के सामने जो राजपूती सेना है वो टिक नहीं सकी। राणा सांगा किसी तरीके से यहाँ से भागकर निकलना चाहते थे और वो निकले ताकि बाबर का दोबारा सामना कर सके, लेकिन कुछ सगे संबंधियों ने इनको जहर दे करके मार दिया था। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध लड़ा था बाबर ने। खानवा के युद्ध के बाद में राजपूत शक्ति बिल्कुल समाप्त होने लगी और इसी को देखते हुए बचे हुए राजपूतों के खिलाफ चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मेदिनी राय ने राजपूतों का नेतृत्व किया, परंतु राजपूत बाबर से ना जीत सके और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। आगे घाघरा की लड़ाई है। घाघरा की लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोदी के छोटे भाई, मतलब इब्राहिम लोदी का भाई था, और इब्राहिम लोदी वही है जिसे हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, ने अफगानों के साथ मिलकर के बिहार के ऊपर कब्जा किया। अब महमूद लोदी ने क्या किया, अफगानों के साथ में मिलकर के बिहार वाले क्षेत्र पर कब्जा किया, तो बाबर को बड़ा बुरा लगा और ये एकमात्र बाबर का प्रतिद्वंदी था यानी दुश्मन था, और इसको भी निपटाने का निर्णय किया। और 1529 में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को युद्ध में कुचल डाला और उसने विजय प्राप्त की। किसने? बाबर ने। और 1530 में बाबर की एक बीमारी के कारण मृत्यु होगी। तो ये पूरी डिटेल जो थी वो बाबर से संबंधित थी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बड़ी अच्छी से समझ में आ रही होगी। आ रही है तो पीडीएफ डाउनलोड करने का मन में विचार आ रहा होगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या गूगल के अंदर टाइप करें laxmandhara.com। जैसे आप लिखोगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी और उस वेबसाइट के अंदर आपको होम और एक शॉप का बटन दिखेगा। शॉप के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां आपके सामने कैटेगरी ओपन होगी, और कैटेगरी ओपन होगी और जो आपको मन पसंदीदा चीजें पढ़नी है, डाउनलोड करनी है, आराम से कर लेना। कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ लेना, या फिर वहां पे मैंने सारी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल रखी है, आराम से बेझिझक पूछ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान, हुमायूं का भाई था मिर्जा कामरान, की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर 2 बार आक्रमण किए। अब एक शासक है शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं के ऊपर 2 बार आक्रमण किया और हुमायूं को हराया। एक तो किया था 1539 में, दूसरा किया था 1540 के अंदर। दोनों आक्रमण आपको याद करके रखने हैं। हुमायूं के ऊपर कौन कौन से आक्रमण होते हैं? एक तो होता है आपके 1539 में जो होता है चौसा में, दूसरा आपके होता है 1540 कन्नौज में, और कन्नौज वाले आक्रमण में कन्नौज, ठीक है, कन्नौज में होता है। और इस दोनों में आपके हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की जीत होती है। और यहाँ बुरी तरीके से हार होने के कारण हुमायूं को ईरान की तरफ भागना पड़ता है। यानी हुमायूं चप्पलिया ले हाथ में, ए तो सीधी टॉप के ठोकी ईरान, यानी चप्पल में हाथ में लेकर के सीधे उल्टे पांव दौड़ गया ईरान की तरफ। ईरान के शासक जिसका नाम है सफाविद शाह, फिर इसने ईरान के शासक सफाविद शाह से मदद ली कि बैठा तू मदद करे तो मजो आजा। ईरान के शासक सफाविद शाह से मदद ली और मदद लेने के बाद में इसने वापस 1555 के अंदर दिल्ली के ऊपर वापस अटैक करता है और सूरों को पराजित कर दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है। और अगले ही साल इमारत में कोई दुर्घटना घटती है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के बारे में ये 3-4 जानकारियां थी। तो इसमें 2 तो चीजें आपको ये युद्ध वाली याद रखनी है, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज वाला युद्ध। और इन युद्धों में उसकी बढ़िया हार हो जाती है। फिर ईरान की तरफ भाग जाता है, ईरान में मदद लेता है सफाविद शाह से, और सफाविद शाह की सपोर्ट से 1555 में सूरों को पराजित करके दिल्ली के ऊपर पुनः कब्जा कर लेता है। और कुछ वर्ष के बाद में या अगले साल ही इसकी डेथ हो जाती है कोई दुर्घटना के कारण। उसके बाद में शासक आता है अकबर। अकबर जो है वो 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना था। और आपका जो बाबर है
बाबर बना था 12 वर्ष, अकबर बना था 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना। हुमायूं के बाद अकबर ने मुगल शासन संभाला। हुमायूं के बाद जो आपका शासन संभालता है वो आपके अकबर है। अकबर को मुगल साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता था, यानी मुगल साम्राज्य के अंदर सबसे महान राजा की जो उपाधि मिलती है वो अकबर को मिलती है। इस दौर में मुगल साम्राज्य हिंदू कश पर्वत जो है आपके उत्तर में स्थित है वहां तक फैला हुआ। तो ध्यान रखना किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं हिंदू कश पर्वत तक थी, तो अकबर। अकबर ने अपने साम्राज्य में उपस्थित सभी प्रकार के धार्मिक जो भेदभाव थे उनको समाप्त किया। किसानों के लिए उसने कर व्यवस्था का मतलब जो थी उसको आसान किया। कई मुश्किलों में उसने विकट जो परिस्थितियां थी उसमें उसने कर को माफ भी किया। इन सभी कार्यों की वजह से अकबर एक महान बादशाह बनकर उभरा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन कार्यों की वजह से अकबर एक महान बादशाह बनकर सामने आया। तो 2-3 टॉपिक जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं वो आपके इसमें सही आंसर होंगे। आगे बात करें, अकबर ने 1605 ईस्वी तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर उसका अगला शासक बना। यानी 1605 तक जो है वो आपके अकबर शासन करता है और अकबर के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद जहांगीर अगला शासक बनता है। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके उसके ऊपर विजय प्राप्त की और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर इसने कब्जा किया। 1579 और 1580 के बीच मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने अंदर जोड़ दिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन के अभियानों की भी जो शुरुआत होती है वो आपके अकबर के काल में होती है। तो अकबर के अंदर ये जो जितने भी इंपोर्टेंट मैंने अंडरलाइन किए ये सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं और आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे जहांगीर की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। यानी जहांगीर के काल के अंदर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के एक शासक है जिसका नाम है अमर सिंह, और अमर सिंह ने क्या किया, मुगलों की सेवा यानी मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। इसके बाद सिखों, अहामों और अहमदनगर के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाए, लेकिन ये कुछ ज्यादा सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसके राजकुमार खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां कहा गया, ने विद्रोह किया। यानी जहांगीर के शासनकाल के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक जो है अमर सिंह, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और जहांगीर के शासनकाल के अंतिम जो साल है उसके अंदर उनका राजकुमार खुर्रम, जिसको बाद में अपन शाहजहां के नाम से पढ़ते हैं, उसने उत्तराधिकार के लिए विद्रोह किया था। और उसके बाद में जहांगीर की मृत्यु हुई और आपके शाहजहां शासक बना। तो उसके बारे में देख लेते हैं। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, वह पराजित हुआ। तो इसके शासनकाल में अफगान अभिजात खान जहान ने विद्रोह किया लेकिन वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुदिलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। यानी इसके शासनकाल में कुछ ज्यादा चीजें हुई नहीं। 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगलों के राज्यों में मिला लिया गया। बीजापुर की सेना ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 और 1858 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया। उसमें औरंगजेब की विजय हुई। दारा सिक्को समेत 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी आगरा की कैद में बितानी पड़ी। अब इसने भी पंगा लिया था। जहांगीर के शासनकाल के अंदर खुर्रम ने विद्रोह किया था, तो जैसा बाप करेगा वैसा उसके बेटे करेंगे। तो फिर शाहजहां की औलाद हुई, वो भी आपस में लड़ने लगी। उसमें औरंगजेब की विजय हुई और औरंगजेब ने दारा सिक्को सहित जो 3 अन्य भाई थे उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन औरंगजेब ने बाप को ही जेल में दाब दिया और आगरा की जेल में उसको अपनी अंतिम जिंदगी बितानी पड़ी। आगे बात करें औरंगजेब की, तो 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में ओहोमो की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1690 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों ने विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनके आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामले में मुगल हस्तक्षेप कर रहे थे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा की स्थित जो जेल है, कैद खाना है, उससे भाग निकले। 1707 में
औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई शासक आए, परंतु कोई भी अपने पूर्वजों जितना ताकतवर नहीं था। यहां आपको चीज ध्यान रखनी है कि मुगलों का जो अंतिम ताकतवर शासक जो था वो आपका औरंगजेब था। इस बात की जानकारी अपन 8th क्लास की हिस्ट्री में भी देखते हैं। जब मैं बड़ी अच्छी तरीके से ये नोट्स अभी देख ही रहे हैं अपन, तो सारी क्लासों के हिस्ट्री की और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी में बात करूंगा, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपन हिस्ट्री में देखते हैं कि जो 1707 है इसमें आपके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु, और ये जो है औरंगजेब अंतिम ताकतवर शासक था, अंतिम मुगल ताकतवर शासक। और अगर बात करें मुगलों का अंतिम शासक, मुगल अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक जो है वो आपके हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड। अब उसके बाद में धीरे धीरे मुगल शासन अपने पतन की ओर बढ़ने लग गया। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी शासन का बढ़ता प्रभाव। मुगल शासन का अंतिम शासक जो था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो ये जो जानकारी थी वो आपके जो शासक थे इनकी थी। एक बार अगर मैं शासक लिखना चाहूं तो लिख लेते हैं एक बार, कौन कौन से शासक अपन ने पढ़े। सबसे पहले पढ़ा अपन ने बाबर, जिसने भारत के अंदर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। बाबर के बाद में अपन ने पढ़ा आपका हुमायूं, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के अंदर अपने को ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी थी। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज के अंदर इसको बढ़िया हार मिली। फिर ईरान की तरफ चला गया, फिर वापस 1555 में आया था, वापस दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। और हुमायूं के बाद में अकबर आता है। अकबर काफी महान शासक साबित हुआ, इसने बहुत अच्छे कार्य किए जिनकी जानकारी अपन ने देख ली। और अकबर के बाद में आया था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद में अपन ने पढ़ा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के बाद में अपन ने पढ़ा औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब के बाद में सबसे अंतिम जो शासक है वो आपका है बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब इसके बाद में अपन देखेंगे मुगलों की राजधानियां। मुगलों की राजधानियां देखें तो सबसे पहले आगरा। ठीक है, मुगलों की राजधानियों के अंदर अगर बात करें तो आगरा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने आगरा अपनी राजधानी स्थापित की। दिल्ली और आगरा को इसने अपने कब्जे में लिया था। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया, मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो मुगलों की पहली राजधानी कौन है? आगरा। हुमायूं के दौर में भी राजधानी आगरा ही रही। अकबर के बाद में आपका जो बाबर है, बाबर के बाद में हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं के दौर में भी राजधानी आगरा ही रही। जब अकबर ने राजपाट संभाला उस समय भी राजधानी आगरा थी। जब उसके बाद में अकबर जो आपका शासक बना तो अकबर ने राजपाट संभाला, तब भी राजधानी आपकी आगरा ही थी। इसी दौर में अकबर द्वारा आगरे के किले का निर्माण करवाया गया और आगरा के किले के निर्माण अकबर ने 1560 में करवाया। उसके बाद में अकबर ने आगरा के अंदर एक किला बनवाया और उसका निर्माण जो है वो 1560 में करवाया। आगरा का किला मुगलों की एक सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। उसके बाद में राजधानी बनती है फतेहपुर सीकरी। 1570 में अकबर ने राजधानी आगरा को बदलकर फतेहपुर सीकरी बना दी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने बुलंद दरवाजा और जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम की सिस्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा भी बनवाया। उसके बाद में राजधानी जाती है आपके लाहौर। ठीक है, उसके बाद में जो राजधानी है वो आपके चली जाती है लाहौर। इस दौर के बाद पश्चिम क्षेत्र यानी वर्तमान पाकिस्तान, जो लाहौर है वो वर्तमान आपके पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है ना, लाहौर पाकिस्तान में विद्रोह और बाहरी आक्रमणों में वृद्धि हुई, जिस वजह से अकबर को अपनी सेना के साथ उस क्षेत्र में जाना पड़ा। यानी फतेहपुर सीकरी के बाद में अकबर जो है वो लाहौर की तरफ जाता है, क्योंकि उस समय
वर्तमान पाकिस्तान जो है वहां से बाहरी आक्रमण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अकबर वहां की तरफ चला जाता है और लाहौर को अपनी राजधानी बना लेता है। इसी वजह से अकबर ने एक बार पुनः राजधानी को बदला और लाहौर को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, तो पुनः वो अपनी राजधानी वहां बना लेता है। और शाहजहां के दौर में भी राजधानी जो है वो आपकी लाहौर ही रहा। उसके बाद में लास्ट शाहजहानाबाद वर्तमान दिल्ली। 1648 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद नाम से एक शहर का निर्माण करवाया जिसको वर्तमान दिल्ली शहर कहते हैं। शाहजहानाबाद में अनेक सुंदर बागों को चार बाग पद्धति के नाम पर बनवाया गया। इसी दौरान दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण भी करवाया गया और इस तरह से शाहजहानाबाद वर्तमान दिल्ली मुगलों की आखिरी राजधानी बना। पहली राजधानी कौन सी थी? आगरा। ठीक है, सभी मुगल शासकों ने सदैव अपनी राजधानियों में बड़ी और सुंदर इमारतों की संरचना करवाई। यह दर्शाता है कि मुगल शासक राजधानी की अपने आप में एक हृदय स्थली मानते थे। तो मैं एक दो चीजें थोड़ी सी आपको यहाँ बता देता हूं जो अपने इंपोर्टेंट है, तो अपन उसको लिख लेते हैं ना। चलो लिखते हैं, एक एक चीज लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली राजधानी की बात करूं तो है आगरा। किसने स्थापित की? तो बाबर ने। बाबर के दौर में भी यही थी, फिर हुमायूं के दौर में भी यही थी। जब अकबर ने राजपाट संभाला, अकबर शासक बना तब भी यही थी। अकबर शासक बना तब भी राजधानी यही थी, लेकिन कुछ समय पश्चात जो राजधानी है वो ट्रांसफर कर दी गई। कहां ट्रांसफर कर दी गई? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की तरफ। अब ट्रांसफर करने वाला बंदा कौन है? अकबर। फतेहपुर सीकरी आगरा में आपकी जो है, फतेहपुर सीकरी ने राजधानी को आगरा से बदलकर, मतलब अकबर ने जो है आपके इस राजधानी को कब बदला? 1570 में। और ये जो आगरा है ये कब बनी? 1526 में। 1526 में बनाने वाला व्यक्ति कौन? बाबर। बाबर के अंदर आगरा थी राजधानी, हुमायूं के शासनकाल में आगरा थी राजधानी, अकबर जब शासक बना तब राजधानी आगरा। लेकिन 1570 के अंदर अकबर ने आगरा से राजधानी को ट्रांसफर कर दिया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी के अंदर इसने, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया, पास में जुमा मस्जिद बनाई और जुमा मस्जिद के पास में ही इसने शेख सलीम की चिश्ती भी बनाई। उसके बाद में तीसरी जो राजधानी आती है वो आती है लाहौर। तीसरी राजधानी जो आती है वो आती है लाहौर। और लाहौर भी ट्रांसफर कौन कर रहा है? फतेहपुर से कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमण ज्यादा हो रहे थे, तो इसने राजधानी जो है लाहौर ट्रांसफर कर दी। ठीक है, इस दौर के बाद भारत में पश्चिमी वर्तमान में विद्रोह ज्यादा हो रहे थे, तो अकबर ने इसको वहां ट्रांसफर कर दिया। और शाहजहां के शासनकाल में भी फिर राजधानी यही रही, क्योंकि अकबर के बाद में शासक जो बना, जहांगीर बना। ठीक है, और जहांगीर के बाद में शाहजहां बना, तो जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में भी राजधानी यही थी। तो जहांगीर प्लस शाहजहां के शासनकाल में राजधानी आपकी लाहौर रहती है। और उसके बाद में राजधानी जो आती है वो आती है आपके 4 नंबर पे दिल्ली, जिसे अपन कहते हैं शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद को कहा जाता है दिल्ली। अब शाहजहानाबाद दिल्ली कैसे ट्रांसफर हुई? शाहजहानाबाद दिल्ली ट्रांसफर होती है आपके 1648 में। कब होती है? 1648 में ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति का नाम है शाहजहां। शाहजहां। ठीक है, शाहजहां क्यों है, मतलब शाहजहां का लफड़ा क्या है? शाहजहां का लफड़ा क्या है कि इसने 1648 के अंदर यहाँ पे एक कोई शहर बनाया था जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा। और शाहजहानाबाद रखने के बाद में शाहजहां को लगा कि बढ़िया शानदार जगह है, कूलर वूलर की हवा बढ़िया अच्छी आ रही है, तो अपन जो दिल्ली में शाहजहानाबाद है वहीं पे ही अपनी राजधानी स्थापित
कर लेते हैं। तो ये इनकी राजधानियों को लेकर की जानकारी थी जो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है इतिवृत्तों की रचना। वह लेख जिनसे किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में अपने को जानकारी मिलती है उसे कहते हैं इतिवृत्त। यानी ऐसे लेख जिनसे संबंधित अपने को कोई ना कोई जानकारी मिलती है उसे इतिवृत्त कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपि में मिलते हैं। मतलब मुगल साम्राज्य के जितने भी इतिवृत्त मिलते हैं वो पांडुलिपि में मिलते हैं। और पांडुलिपि क्या होती है? इस तरीके से पांडुलिपि होती है जिसको लिखा जाता है हाथ से। यानी वह सभी लेख जिनको हाथों से लिखा जाता है उसे कहते हैं पांडुलिपि। मुगल राजाओं द्वारा कई इतिवृत्तियां तैयार करवाई गई। इन इतिवृत्तियों की रचना मुगल राजाओं द्वारा इसलिए करवाई गई ताकि आने वाली पीढ़ी को मुगल शासन के बारे में जानकारी मिल सके, जैसे कि अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी इतिवृत्तों से मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ प्रमुख इतिवृत्तों की बात करें तो अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ये प्रमुख इतिवृत्त हैं जिनसे अपने को मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो इतिवृत्त लिखे गए थे इनकी भाषा क्या थी? मुगल दरबारी इतिहास, मतलब जो मुगल दरबार का जो इतिहास है वो फारसी भाषा में लिखा गया। क्योंकि मुगल चंगताई मूल के अतः तुर्क उनकी मातृभाषा थी। यानी जो मुगल थे इनकी मातृभाषा तुर्की थी। भले ही वो मंगोल मातृपक्ष से संबंधित हो, लेकिन उनकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, क्योंकि वो आपके तैमूर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं, यानी इनके जो पहले शासक बाबर है उसने अपनी कविताएं लिखवाई और अपने स्मरण लिखवाए, जो किस भाषा में लिखवाए? तुर्की भाषा। ध्यान रखना, मुगल दरबार का इतिहास जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया, उनकी मातृभाषा तुर्की थी। और यहां एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो बाबर है, बाबर ने अपनी कविताएं और जो स्मरण है वो सारे के सारे तुर्की भाषा में लिखवाए। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। दरबार की मुख्य भाषा कौन सी थी? फारसी थी, लेकिन बाबर ने अपने स्मरण जो है वो तुर्की भाषा में लिखा। फारसी को दरबार की भाषा का उच्च स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। फारसी के हिंदवी के साथ, मतलब फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकली। यानी फारसी जो है, फारसी भाषा जब हिंदवी भाषा के साथ में पारस्परिक संपर्क बनाया तो वहां से एक नई भाषा का निर्माण होता है जिसे उर्दू भाषा कहते हैं। अकबरनामा जैसे मुगल जो इतिहास है वो फारसी भाषा में लिखे गए। इसका मतलब यह है कि अकबरनामा जो है उसकी रचना फारसी भाषा में की गई, जबकि अन्य जैसे बाबर के स्मरणों का जो बाबरनामा है उसे तुर्की भाषा से फारसी में अनुवाद किया गया। यानी अकबरनामा जो है उसकी मूल जो भाषा है वो है फारसी, लेकिन बाबर के जो स्मरण है बाबरनामा में वो तुर्की भाषा में। यहां दो चीज ध्यान रखनी है, मुगलों की मातृभाषा तुर्की, दरबार की भाषा, मुगलों के दरबार की भाषा फारसी। फारसी को दरबारी भाषा किसने बनाया? अकबर ने। अपवाद के रूप में याद रखना है बाबर को। बाबर के स्मरण तुर्की में, तुर्की भाषा में, जैसे बाबरनामा, बाबरनामा, बाद में इसका अनुवाद किया गया फारसी में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। मुगल बादशाहों ने भारत, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया, और महाभारत का जो अनुवाद है उसका जो अनुवाद है वो रज्जमनामा के रूप में किया गया, और रज्जमनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। उसके बाद में पांडुलिपियों की रचना। मुगल काल में सभी इतिवृत्तों की रचना हाथों से की जाती थी। इनका निर्माण शाही किताब खाने में किया जाता था, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये एक प्रकार का शाही किताब खाना है।
यहीं पर किताबों को संग्रहित करके रखा जाता था। इन इतिवृत्तों की रचना अनेक लोगों के द्वारा मिलकर की जाती थी। कागज बनाने वाले पेज तैयार करते थे। कोप्तकार यानी पृष्ठ को चमकाने के लिए लोग थे। चित्रकार यानी चित्रों की रचना करते थे। जिल्दसाज यानी ऊपर का कवर बनाते थे। एक पांडुलिपि तैयार करने में कई वर्षों का समय और अनेक लोगों की मेहनत लगती थी, परंतु इस पांडुलिपि के निर्माण का श्रेय सिर्फ उन लोगों को ही दिया जाता था, जैसे कि चित्रकार और सुलेखों को समाज में सम्मान और पुरस्कार मिलते थे, जबकि कागज बनाने वाले और जिल्दसाज जैसे कारीगरों का कोई खास सम्मान नहीं था। आगे बात करें शैली। मुगल इतिवृत्तों की रचना राजा को केंद्र में रखकर की जाती थी। इसके दो पार्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी इस पेज के अंदर जो चीजें वो ध्यान तक देखेंगे। मुगल इतिवृत्तों की रचना जो है वो राजा को केंद्र में रखकर की जाती थी। इसका मतलब यह है कि इतिवृत्तों के अंदर जो लिखी बातें हैं वो सिर्फ राजा के इर्द गिर्द घूमती थी, यानी राजा की बखान है राजा के बारे में कि राजा ऐसे मोटा चोटा लंगड़ा पंगड़ा जैसे भी, यानी राजा के इर्द गिर्द सारी बातें होती थी। इनमें राजा और उनसे जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया जाता था। साथ ही साथ शाही परिवार, अभिजात वर्ग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था और दरबार आदि की जानकारी दी गई। लेखन शैली, नास्तिक लेखन शैली। अब जो शैली थी इसमें एक लेखन शैली थी जिसका एक नाम आता है नास्तलिक लेखन शैली, ठीक है। इन इतिवृत्तों की रचना नास्तलिक शैली में की गई और नास्तलिक शैली जो है वो अकबर की पसंदीदा शैली थी। इस शैली में लिखने वाले व्यक्ति को सुलेखक कहा जाता था और इस शैली में लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। लिखने के लिए 10 मिलीमीटर की नोक वाले सरकंडे का उपयोग किया जाता था जिसे कलम कहते हैं। इस कलम को स्याही में डुबो कर लिखा जाता था और इसकी नोक के बीच में एक छोटा सा सिरा लगाया जाता था ताकि यह कलम को आसानी से स्याही से सोख ले। और इस तरीके से ये जो चीजें लिखी हुई जो दिख रही है ये आपकी नस्तलिक शैली में लिखी गई है। नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना जिसे अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखों में से माना जाता है और इसको लिखने का काम कश्मीर के मोहम्मद हुसैन ने किया था। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की करदानी में इसे जरीन कलम यानी सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया। यानी ये जो घुमाव की करदानी मतलब कदरदानी में इसको जरीन कलम यानी सोने की कलम से नवाजा गया। किसको? कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को। और ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है, ये नस्तलिक शैली का है और ये जो है अकबर के दरबार के अंदर टंगा हुआ भी मिलता है अपने को, ठीक है। उसके बाद में लिखित शब्द की उड़ान। लिखित शब्दों ने किस तरीके से उड़ान पकड़ी? खत या पत्थर समझदारी की तस्वीर है। खत हो या पत्थर एक समझदारी की तस्वीर है। विचारों की दुनिया से निकला हुआ एक खाका है। दिन को लाने वाली गहरी रोशनी, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल। पत्थर मौन है फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफर करते हैं। आपने कभी किसी को लेटर दिया होगा, है ना? पन्ने पर फैले हुए फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। पत्थर को गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञादीप यानी चिराग ए सिन्हा सा ही नजर आता है। यानी ये जो बातचीत है लेटर के बारे में की गई है कि जो लिखित शब्द है इन्होंने किस तरीके से उड़ान पकड़ी। अब आगे अपन रंगीन चित्र को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसका लिंक जो है वो आपके स्टडी जो ग्रुप है उनके अंदर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें और इसकी पीडीएफ के लिए जो कमेंट सेक्शन और अबाउट सेक्शन में जो लिंक दिए हुए वहां पे क्लिक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।